Class 12. Today we will start Unit 4, Chapter number 6 of your NCERT book, that is Electromagnetic Induction, that is EMI. बेटे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने बार बार यही चीज़ देखी है कि अगर किसी भी वायर के लूप में अगर करंट है, करंट कैरिंग लूप है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्ट करती है। और अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क को हम कलेक्टिवली देखते हैं तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक न्यू करंट प्रोड्यूस होता है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। तो जैसे ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हुआ है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट दोनों की वजह से ये एक न्यू करंट इंड्यूस हुआ है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। सो कलेक्टिवली द नेम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो करंट इंड्यूस हुआ है उसे इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं और इसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इसी प्रोसेस की वजह से क्या डेफिनेशन बन जाती है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है करंट को जनरेट करने का एक कॉइल के अंदर, लेकिन वो जनरेट कैसे होता है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो अब हमें देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी भी सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो क्रॉस करती हैं, अगर इस सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो क्रॉस करती हैं, तो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल फाई। अब यहाँ पर तीन केसेस अराइज होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और सरफेस के परपेंडिकुलर है, देन द जो आपका फ्लक्स होगा दैट फाई इज इक्वल टू पी इंटू ए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये केस आपका तब होगा व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, उसके बाद इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, अगर थीटा, अब ये कितना भी हो सकता है बट लेस देन 90 डिग्री होगा, अगर ये थीटा एंगल होता है इनके बीच में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए डॉट ए, बी डॉट ए। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए भी कह सकते हो या फिर बी कॉस थीटा इंटू ए कह सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड। एंड द थर्ड वन इज अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमने टू केसेस पहले किए। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर जो यूनिफॉर्म नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट लेना होगा। तो सरफेस एलिमेंट अगर हम सरफेस एलिमेंट लेंगे तो उसका एरिया हमने कितना लेना है, डी ए लेना है, और फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, डी फाई। सो डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। और अगर हमें टोटल, अगर उस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बी डॉट डी ए वेक्टर। दिस इज द थर्ड केस। तो व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, देन फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू डॉट ए या फिर बी डॉट ए। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता तो फाई आपका क्या, हम एक सरफेस एलिमेंट, हमें एक एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए, कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और अगर टोटल उस सरफेस पर कैलकुलेट करना है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज, सो इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है दैट इज़ वेबर, और सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, और 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला will be ml2t minus 2a minus 1.
उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, दैट गिव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट्स यूनिट इज टेस्ला इन द एसआई सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम के अंदर इसका यूनिट होता है गॉस, और 1 टेस्ला जो होता है दैट इज 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस केसेस में पॉजिटिव होता है और किस केसेस में नेगेटिव होता है? अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, और ये थीटा है क्या, ये जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, दैट गिव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट्स यूनिट इज टेस्ला इन द एसआई सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम के अंदर इसका यूनिट होता है गॉस, और 1 टेस्ला जो होता है दैट इज 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस केसेस में पॉजिटिव होता है और किस केसेस में नेगेटिव होता है? अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, और ये थीटा है क्या, ये जो मैंने आपको बताया है कि थीटा लेस देन 90 या थीटा ग्रेटर देन 90 होगा या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये कौन सा एंगल है थीटा? इट इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। इट इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड and normal to the surface, like this is surface, this is the angle between B and this is the surface A, इसके बीच में जो एंगल थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो उस टाइम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है देन फाई इज़ नेगेटिव, और अगर थीटा 90 डिग्री एक्ट करता है देन फाई इज़ 0। If theta less than 90, flux is positive. If theta greater than 90, flux is negative. If theta equal to 90 degree, then flux is 0. अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड का मतलब होता है जब मैग्नेटिक लाइंस बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो उस टाइम उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं, और उसे हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव है, मींस लाइंस अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और उस टाइम आपका साइन होगा नेगेटिव किसी भी गिवन सरफेस के लिए। तो दीज आर द साइन कन्वेंशंस। उसके बाद हम फैराडे एक्सपेरिमेंट्स पर आ जाते हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट्स ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किए हुए हैं। तो जस्ट एक रिकॉल, हम एक जस्ट ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कि फैराडे एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इंड्यूस्ड करंट बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट से करंट किस तरीके से इंड्यूस हो रहा है, तो आपने क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल कॉयल। सिंगल कॉयल की प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि इसमें एक ही कॉयल आपने यूज़ किया और इसी कॉयल को आपने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आपकी बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल हम इसके पास लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट सपोज करते हैं कि ये कॉयल आपकी क्या है, सी है। तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने क्या किया था कि एक मैग्नेट ली NS डेट इज़ प्लेस नियर द कॉयल और इनसाइड द कॉयल। उसने शुरू में देखा देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। उसके बाद उसने क्या किया, ए मैग्नेट इसका नॉर्थ पोल इस कॉयल के पास मूव करना, तो धीरे धीरे ले जाना शुरू किया। जैसे जैसे ये इसके पास इसको लेकर जा रहा था, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की टूवर्ड्स द राइट की तरफ उसने डिफ्लेक्शन शो कर दी। जैसे जैसे ये मूव कर रहा था वैसे वैसे डिफ्लेक्शन शो हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये स्टॉप कर देता था मूव करना, गैल्वेनोमीटर वापस कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता था। उसके बाद इससे मैग्नेट को पहले वो पास लेकर आ रहा था, उसके बाद उसने मैग्नेट को थोड़ा सा दूर ले जाना स्टार्ट किया। द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, बट राइट साइड पहले कर रहा था, फिर वो लेफ्ट साइड शो करना शुरू कर दिया बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट हो गई। और जैसे ही वो उसको रोक देता था मूव करना मैग्नेट को, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाती थी। तो उससे उसने ये ऑब्जर्व किया, वेन एवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द कॉयल, क्योंकि जब जब वो इस मैग्नेट को मूव करता था तो ही गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होती थी, और अगर वो मैग्नेट को रोक देता था तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन भी नहीं होती थी। तो उसने यही ऑब्जर्व किया
कि जैसे ही इन दोनों के बीच में मोशन होती है तो एक इलेक्ट्रिक करंट कॉइल के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन एक मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के अंदर जो होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एक इलेक्ट्रिक करंट, या जिसे हम इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ, और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। उसके बाद उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ अ 2 कॉइल्स। अब मैग्नेट की जगह उसने 2 कॉइल्स ले ली। उसने एक कॉइल ली C1 और एक कॉइल को नाम दे दिया C2। एक कॉइल C1 जिसका गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है और दूसरी कॉइल C2 जो कि सेल से कनेक्टेड है। अब उसने क्या किया, मैग्नेट की जगह पर उसने इस कॉइल C2 को मूव किया इस कॉइल C1 के पास। जैसे वो इस कॉइल को मूव करता था द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन, और उसके बाद जैसे ही वो उसको स्टॉप करता था गैल्वेनोमीटर विल बिकम 0 डिफ्लेक्शन। फिर से जब वो गैल्वेनोमीटर जब इस कॉइल को मूव अवे फ्रॉम द फर्स्ट कॉइल इस कॉइल C1 कॉइल से दूर लेके जाता था, जैसे वो मूव करता था तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा था एज इन प्रीवियस केस। और जब वो स्टॉप करता था तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता था। तो इससे भी उसने यही ऑब्जर्व किया, whenever there is a relative motion between the 2 coils the electric current flows in the coil C1, and due to this a magnetic flux linked with this coil C1 also changes, and magnetic flux अगर change हो रहा है तो एक इलेक्ट्रिक करंट और एक EMF इंड्यूस हो रही है इसी कॉइल C1 के अंदर। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट उसने किया, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट की वैल्यू चेंज करने पर एक करंट इंड्यूस किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट किया उसने इसके अंदर भी क्या लिया, 2 कॉइल्स ले ली। एक कॉइल को उसने C1 लिया और एक कॉइल को उसने C2 लिया। एक कॉइल C1 जिसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और C2 कॉइल को इसने एक की इंसर्ट की और एक सेल लगाया। अब इसने क्या करना था, यहाँ पर जैसे ही वो की के को प्रेस करता था, प्रेस करा और एक बार बस प्रेस ही रखा, उसके बाद उसको रिलीज़ नहीं किया उसने वापस। की को जैसे ही प्रेस किया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा जस्ट फॉर अ मोमेंट एंड अगेन रिड्यूसेस टू 0 इमीडिएटली। जैसे उसने वो इसको प्रेस करता था गैल्वेनोमीटर मोमेंट्री डिफ्लेक्शन शो करता था जस्ट फॉर ए मोमेंट के लिए, और फिर जब वो उसको रिलीज़ कर रहा था तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। लेकिन जैसे उसने प्रेस करके छोड़ दिया, प्रेस किया और ऐसे ही करे रखा उसको, तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। तो उसने ये ऑब्जर्व किया, व्हेन द की के इज प्रेस्ड द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन जस्ट फॉर अ मोमेंट एंड देन रिड्यूसेस टू 0 इमीडिएटली, एंड व्हेन के की इज प्रेस्ड कंटिन्यूसली, अगर वो इसको कंटिन्यूसली इसको प्रेस करके ही रखता है देन देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। फिर इसने देखा की के को इसने रिलीज़ कर दिया। जैसे उसने की के को रिलीज़ किया गैल्वेनोमीटर अगेन शोज अ डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड देन अगेन रिड्यूसेस टू 0 इमीडिएटली। और उसके बाद जब उसने आयरन रोड को इंसर्ट किया कॉइल के अंदर अलॉन्ग देयर एक्सिस, तो के की को उसने प्रेस किया, रिलीज़ किया, द गैल्वेनोमीटर शोज द मोर डिफ्लेक्शन, और ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब उसने ये देखा, व्हेन की के इज प्रेस्ड द करंट इन द कॉइल C2 बिकम्स 0 टू मैक्सिमम, सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल C2 इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल C1 इंक्रीजेस एंड द EMF इंड्यूसेस इन इट। लेकिन जैसे ही वो की के को कंटिन्यूसली रखता है करंट इन द कॉइल, अगेन करंट जो है वो मैक्सिमम से 0 आ जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, वापस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो की के को रिलीज़ करता था करंट कॉइल C2 के अंदर फॉल्स अगेन टू 0 फ्रॉम द मैक्सिमम and the magnetic flux linked with coil C1 is also decreases. So the galvanometer shows deflection in the opposite direction. That means the current flow is in the opposite direction. तो इन 3 एक्सपेरिमेंट से यही ऑब्जर्व हुआ कि whenever the magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced. उसके बाद आपके आते हैं Faraday's laws. तो फर्स्ट लॉ क्या था, whenever the magnetic flux linked with अ कॉयल और ए सर्किट चेंजेस, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉयल में चेंज होता है एक EMF इंड्यूस होती है। दिस इंड्यूस्ड EMF वो तब तक ही रहेगी
जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता है। सेकेंड लॉ में उसने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जब मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल के अंदर लिंक चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। लेट्स सपोज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ कॉइल और ए सर्किट चेंजेस फ्रॉम φ1 टू φ2। पहले फ्लक्स φ1 था, बाद में फ्लक्स φ2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन T। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हमने एक कांस्टेंट लगाया K φ2 माइनस φ1 अपॉन T। यहाँ पर K कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज 1 इन SI सिस्टम। और ये जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। K की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन T, और φ2 माइनस φ1 विल बिकम्स d φ। E इज इक्वल टू माइनस d φ अपॉन dt। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंजिस लॉ। ये लेंजिस लॉ, इसमें भी साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका लॉ है, लेंजिस लॉ। दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अभी तक हमने जो फेरेडे लॉ किया है उसने इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताया है, लेकिन उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। ये जो लेंजिस लॉ है, दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा दैट अपोजेस द कॉज बाय विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड। जिस वजह से ये प्रोड्यूस करेगा उसकी ही डायरेक्शन को अपोज करेगा। लेट्स सी, हम इसका एक प्रूफ देखेंगे, उससे आपको ये लॉ क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या होता है। हमने एक कॉइल ली AB, इसे गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। ये मैग्नेट ली है नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ और साउथ पोल उससे दूर है। अब हम लेंजिस लॉ के लॉ को कैसे प्रूव करेंगे? इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव टूवर्ड्स द फेस A ऑफ द कॉइल AB। ये जो नॉर्थ पोल है फेस A की तरफ हमने मूव करना है। जैसे हम फेस A की तरफ इस नॉर्थ पोल को मूव करते हैं, करंट फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फेस A की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो वो साइड, वो फेस आपका कॉइल का कौन सा कंसीडर होता है? नॉर्थ फेस कंसीडर होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ पोल हम पास लेकर आ रहे हैं और करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसका मतलब इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द कॉज। उसके बाद व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, अगर हम उस मैग्नेट को दूर लेकर चले जाएंगे इस फेस से, तो फेस A पर की जो करंट है वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा तो दैट मीन्स दिस इज बिकम्स अ साउथ पोल। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या करेगा? इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेट, दैट मीन्स इट अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट को जब हम पास लेकर आ रहे थे तो वो उसको दूर लेके जा रहा था ये कॉइल, और जब मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं तो क्या कर रहा है? वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी जिस वजह से जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उससे अपोजिट सब कुछ हो रहा है, तो इट अपोजेस द मोशन, तो दिस इज़ द कॉज। और इसी तरीके से अगर हम साउथ को पास लेकर आते हैं तो यहाँ नॉर्थ एग्जिस्ट हो जाएगा, और इस तरीके से करते करते पास लेके आएंगे तो वो रिपेल करेगा, दूर लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से सिमिलर ऑब्जर्वेशन कैन बी नोटेड विद द साउथ पोल। दिस मूवमेंट प्रूव्स द लेंजिस लॉ। और लेंजिस लॉ की डेफिनेशन क्या थी कि इंड्यूस्ड करंट जो भी फ्लो करेगा, और इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि इट अपोजेस द कॉज, ये कॉज को ही अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा था। आप मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे थे, ये कॉज था, लेकिन ये उसी को ही क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। सो दिस प्रूव्स द लेंजिस लॉ। इट मीन्स when a magnet is moved towards or away from the coil, induced current always opposes the motion of the magnet. So to move the magnet, work is done. जब हमने मैग्नेट को मूव किया तो वर्क डन हुआ, which changes the electrical energy. और ये वर्क किस में चेंज हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। Hence we can say that the Lenz's law is also the consequence of the law of the conservation of the एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ
चीज़ें हमें नोट करनी है। नो EMF विल इंड्यूस, EMF इंड्यूस नहीं होगी किन केसेस में? व्हेन द मैग्नेट एंड द कॉयल मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैग्नेट और कॉयल सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी। सेकेंड केस, जब भी किसी मैग्नेट को दैट इज़ रोटेटेड अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अगर मैग्नेट अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेगी विदाउट चेंजिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लूप, देन नो EMF विल बी इंड्यूस्ड। एंड इन द थर्ड केस, व्हेन द लूप इज़ मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कोई भी लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और जो पूरा का पूरा लूप है फील्ड के अंदर ही है, कुछ भी बाहर नहीं है, तो उस टाइम भी कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगी। तो देयर आर द 3 केसेस जब कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी। पहला केस, व्हेन द मैग्नेट एंड द कॉयल मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। Second case, when the magnet is rotated around its own axis without changing its distance from the loop. And the third case, when the loop is moved in a uniform magnetic field and the whole complete loop remains in the field. Now tomorrow we will do the next topic, the different methods for the inducing EMF.